हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। यहाँ पर आपको पता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से संबंधित जो थ्योरीज हैं, जिसमें लैमार्किज्म आता है, डार्विनिज्म आता है और ह्यूगो डिब्रिज की म्यूटेशन थ्योरी आती है। इन सभी थ्योरी में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को अपने अपने तरीके से समझाया गया है। तो उन सभी सिद्धांतों को यहाँ पर एक में मिला करके और एक नई थ्योरी के रूप में यहाँ पर डेवलप किया गया उसे, जिसे नाम दिया गया मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले मॉडर्न थ्योरी जो दी गई थी इवोल्यूशन की, इसको सबसे पहले इनिशिएट किसने किया था? तो यहाँ पे डोबझैंस्की है। 1937 में इन्होंने अपने बुक में, इनकी बुक का नाम क्या था? जेनेटिक्स। और एक बुक था इनका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक के में जो है इन्होंने प्रोवाइड किया था क्या? इनिशियल बेसिस ऑफ सिंथेटिक थ्योरी, यानी सिंथेटिक थ्योरी की जो शुरुआती अवधारणा थी या शुरुआत की जो अवधारणा थी उसको इन्होंने प्रस्तुत किया था। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज डिजाइनेटेड बाय, किसने डिजाइनेटेड किया? तो यहाँ पर हक्सले का नाम आता है 1942 ईस्वी में। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट वर्कर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आर, कुछ और भी वर्कर्स थे जो इस थ्योरी में उनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन था। तो उन सभी साइंटिस्ट को यहाँ पर हम देखते हैं, जिसमें टी.एच. डोबझैंस्की है, आर.ए. फिशर हैं, जे.बी.एस. हेल्डन है, सीवाल राइट है। सीवाल राइट की अगर हम बात करें तो इन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने जो है कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? जेनेटिक ड्रिफ्ट का। अर्नेस्ट मेयर हैं और जी.एल. स्टेबिंस हैं। इन सभी वैज्ञानिकों ने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में अपना अलग अलग योगदान दिया। अब देखेंगे कि इस थ्योरी का जो बेसिस है, जो मेन फैक्टर्स हैं इवोल्यूशन के, उसको हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक थ्योरी के अनुसार देयर आर 6 बेसिक फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले ये 6 जो है बेसिक फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है जीन म्यूटेशन, यानी जीन म्यूटेशन के कारण नई जातियों का विकास हो सकता है। दूसरा है इसमें चेंजेस इस क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस और उसके नंबर में चेंजेस होने से भी नई जातियों का विकास होता है। उसके बाद यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात आती है और जीन फ्लो की बात आती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ये भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा भी नई जातियों का विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से भी नई जातियां जो है किसी भी पॉपुलेशन में उनका नंबर इंक्रीज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम एक एक करके सारे फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें सबसे पहला है जीन म्यूटेशन। यहाँ पर जीन में म्यूटेशन हो जाने से नई जातियों का विकास हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवधारी के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं या जो भी फिनोटाइप्स होते हैं, वो फिनोटाइप्स उसके जीनोटाइप्स पर ही डिपेंड होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जीन म्यूटेशन होता गया है। तो यहाँ पे ये सडन इनहेरिटेबल चेंजेस दैट अकर इन द जीन एंड हैव ए सर्टेन फिनोटिपिक इफेक्ट, यानी यहाँ पर सडन इनहेरिटेबल चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म में, जो कहाँ पर होते हैं? वो जीन में होता है, और वो जो है कुछ फिनोटिपिक इफेक्ट को जो है शो कर जाता है, जिससे नए कैरेक्टर्स के साथ जातियों का निर्माण हो जाता है। Their factors are responsible for providing genetic variability. म्यूटेशन होने से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। ऐसा आप लोग देखेंगे यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम था क्या? ह्यूगो डिब्रीज है।
ह्यूगो डिब्रिज, इन्होंने एक थ्योरी दिया था, क्या, म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी इन्होंने ही दिया था, म्यूटेशन थ्योरी। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एक प्लांट को सिलेक्ट किया था, उस प्लांट का नाम क्या था, ओइनोथीरा लैमार्कियाना। ओइनोथीरा लैमार्कियाना नाम था, ओइनोथीरा लैमार्कियाना, जिसको इवनिंग प्रिमरोज के नाम से भी जानते हैं, इवनिंग प्रिमरोज के नाम से भी जानते हैं। तो इसी पौधे पर ह्यूगो डिब्रिज ने एक्सपेरिमेंट किया और कौन सी थ्योरी दी, म्यूटेशन थ्योरी, जिसमें इन्होंने बताया कि प्लांट की बॉडी में कुछ सडनली इनहेरिटेबल चेंजेस आते हैं जीन के कारण, जिससे उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो वेरिएशन आने से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा, चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर्स, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस होगा और उसके नंबर में कैसे चेंजेस होता है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, जिसमें आप देखते हैं यहाँ पे डिलीशन हो जाने से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाता है, डुप्लीकेशन होने से भी स्ट्रक्चर बदलेगा, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, ये जो प्रोसेस है ये क्रोमोसोमल अबरेशन का है। और क्रोमोसोमल अबरेशन के द्वारा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, चेंजेस। और स्ट्रक्चर में चेंजेस आने से जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होता है ऑर्गेनिज्म का, वो चेंज हो जाता है, जिससे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, अगर क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन की बात करें तो उसमें एन्यूपोलाइडी आता है और पॉलीपोलाइडी आता है, यहाँ पे पॉलीपोलाइडी। तो एन्यूपोलाइडी और पॉलीपोलाइडी, एन्यूपोलाइडी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 2n-1 हो गया, या -1 हो गया, या -1 हो गया ऐसे, या फिर ऐसे हो जाए 2n+1 +1 और +1, ऐसे अगर हो जाए तो ये सारी घटना किसके अंतर्गत आएगी, तो ये आ जाएगी एन्यूपोलाइडी के अंदर। उसके बाद पॉलीपोलाइडी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, 2n के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3n या 4n आ जाएगा, ऐसे 2n 3n 4n ऐसे करके ये नंबर जब बढ़ेगा तो इसको क्या कहते हैं, पॉलीपोलाइडी। तो इस तरह से नई जातियों का विकास होता है। और तीसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एनी चेंज इन द जीन ORR एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन ड्यू टू सडन रैंडम चेंजेस इज रिफर टू एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी किसी भी पॉपुलेशन में एलील की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो अचानक चेंज होने लगे, और चेंज होने से क्या हो, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स चेंज होता जाए ऑर्गेनिज्म का, जिससे नई जातियों का जो डेवलपमेंट है वो उस एरिया में दिखने लगे, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंतर्गत आता है। और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो किसके कारण होता है, तो यहाँ पर एक चांस इवेंट्स के कारण होता है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कि इसमें स्मॉल पॉपुलेशन में, जो छोटा पॉपुलेशन होता है उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, जिसमें कुछ जीन को चांस मिलता है कि हम ज़्यादा एक्सप्रेस होकर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हों, और जबकि कुछ जीन जो है उस पॉपुलेशन से गायब होने लगते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे जीन फ्लो इज ड्यू टू द इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। यहाँ पे जीन फ्लो किसके कारण हो रहा है, तो यहाँ पे इमाइग्रेशन का मतलब होता है किसी भी दूसरे एरिया से किसी भी पॉपुलेशन में नए ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाए, या किसी भी पॉपुलेशन से ऑर्गेनिज्म बाहर चले जाएं, जिसको इमाइग्रेशन कहता है। तो इससे भी जो है जो जीन या जो एलील की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है, जिससे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के चांस बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ये प्रोसेस हुए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स आर फॉर्म्ड। रिकॉम्बिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए कॉम्बिनेशन के एलील्स जो है वो बनते हैं। द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन।
यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है और उसमें जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होता है और मियोसिस के दौरान यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के समय ही क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण ही क्या आता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। तो इससे भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म दैट आर बेटर एडाप्टेड टू द एनवायरनमेंट आर सेलेक्टेड बाय नेचर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट के द्वारा या इन्वायरमेंट में बेटर एडाप्टेड होते हैं, यानी बहुत अच्छे तरह से अनुकूलित होते हैं इन्वायरमेंट में रहने के लिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। सिर्फ उन्हीं का पॉपुलेशन उस नेचर या उस इन्वायरमेंट में इंक्रीज होता है और बाकी ऐसे कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म जिनका जो कैरेक्टर्स है या जो इन्वायरमेंट के लिए बेटर एडाप्टेड नहीं होते हैं उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता जाता है और वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन प्रोड्यूस ए चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स, जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस लाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर फेवरिंग द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज लाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर ये जीन जो है कैरेक्टर्स या जीन का कैरेक्टर्स अगर एक्सप्रेस्ड होता है तो वहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है, द आइसोलेशन हेल्प इन प्रिवेंटिंग द इंटरब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज ए रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन जो है वो किस में हेल्प करेगा, तो ये जो है प्रिवेंट करता है इंटरब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज ए रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ आइसोलेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में मान लो यहाँ पर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, मान लो एक रेड कलर वाले ऑर्गेनिज्म और एक जो है यहाँ पर ये दूसरे येलो कलर वाले ऑर्गेनिज्म, उसके बाद वाइट कलर वाले ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म किसी भी पॉपुलेशन में है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें अगर इंटरब्रीडिंग पाया जाएगा तो इंटरब्रीडिंग होने से क्या होता है कि जो जीन्स है वो शेयर होता है और वो जीन्स जो है जनरेशन टू जनरेशन इक्विलिब्रियम स्टेज में रहता है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अगर जो है इंटरब्रीडिंग, यहाँ पे ये जो रेड कलर वाला ऑर्गेनिज्म है ये जो है येलो कलर वाले ऑर्गेनिज्म से इंटरब्रीड करना बंद कर दे, ये सिर्फ किससे इंटरब्रीड करे, तो ये रेड कलर वाला इंटरब्रीड करे केवल किससे, यहाँ पर वाइट कलर वाले से। मतलब क्या हो कि यहाँ पर इंटरब्रीडिंग केवल रेड कलर वाले पर्सन और वाइट कलर वाले पर्सन के बीच में हो, बाकी ये जो येलो कलर वाले पर्सन है उसमें इंटरब्रीडिंग नहीं हो और इसको क्या कर दिया जाए, इस पॉपुलेशन से आइसोलेट कर दिया जाए। अगर इसका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अगर हो गया तो ये जातियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होने से यहाँ पर ये दो प्रकार की जातियों का पॉपुलेशन तो बढ़ेगा, बाकी यहाँ पर ये तीसरी प्रकार की जातियाँ क्या हो जाती हैं, यहाँ पर गायब हो जाती है। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है जिसमें इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट किया जाएगा जिससे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। और यहाँ पे देखते हैं कि मॉडल सिंथेटिक थ्योरी में ये सभी जो 6 फैक्टर आप लोगों ने पढ़ा, इस 6 फैक्टर के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा नई जातियों का निर्माण होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी एक जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो 6 फैक्टर्स आप लोगों ने यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखा, ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। इनको एक एक करके आप आसानी से समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पर पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन।